हाँ एवरीवन, I'm योर गौरव भैया। यार अभी तक अपने जावा प्लेसमेंट सीरीज के अंदर आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं जो कहीं ना कहीं आपके जावा इंटरव्यू को क्लियर करने में बहुत हेल्प कर रही होंगी। दूसरा, जब आप डीएसए करने बैठोगे जावा के साथ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको ये पूरी सीरीज बहुत हेल्प कर रही होगी। थर्ड थिंग, अगर किसी को बैकएंड डेवलपमेंट सीखना हुआ स्प्रिंग बूट के अंदर, तो जावा कहीं ना कहीं वहाँ पे एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी, ताकि आप लोग बैकएंड कर पाओ जावा के अंदर यूजिंग स्प्रिंग बूट, है ना। तो इन सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए आप लोगों ने ये पूरा लेक्चर कायदे से देखे, सारे पहले लेक्चर्स देखे। अब इस लेक्चर में हमारे पास कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो ये है, कुछ मुझे पढ़ना है कि यार अरेज क्या होता है जावा के अंदर, कैसे हम उनके साथ काम कर सकते हैं। दूसरा, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और स्ट्रिंग्स के साथ हम लोग कैसे काम करेंगे। और थर्ड नंबर पे कि जेसीएफ क्या होता है, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। बात समझ आ रही है? चलो तो फिर एनर्जी का शुरू करते हैं। बट मुझे कमेंट में जानना है यार, आप लोग क्या एंजॉय कर रहे हो इस पूरे इंटायर सीरीज को और नहीं, है ना। जो भी आप लिखो वो मेरे को समझ आएगा कि ठीक है यार, ये पॉजिटिव और निगेटिव। बट कहीं ना कहीं जब आप इसको सही यूटिलाइजेशन करोगे तो पूरे मेरा जो हार्डवर्क है जो मैं कर रहा हूँ, एनी हाउ इट्स रिकॉर्डिंग फॉर फ्री एंड इट्स नॉट पार्ट ऑफ माई जॉब, बट एनीवे है ना, ये आपको अगर हेल्प कर रहा है तो बहुत बेनिफिशियल है मेरे लिए। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा आपके करियर को लेके। चलो तो फिर शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि एरेज क्या होते हैं जावा के अंदर, हम लोग कैसे उनके साथ काम कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि मेरे को नॉर्मल एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी हो तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा, इंट a इक्वल्स टू 5। सोच के देखो, लेट्स से माना कि इंट b इक्वल्स टू 6। सोच देखो, मुझे अगर एक साथ बहुत सारी वैल्यूज स्टोर करानी हो तो मैं कैसे कर पाऊंगा। अब मान लो कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के कुछ 5 मार्क्स आए हुए हैं, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट के। वो मुझे स्टोर कराने में कैसे कैसे स्टोर कराऊंगा। मैं चाहता हूँ यार, मुझे उसके मार्क्स से परसेंटेज निकालनी है, मुझे उसके मार्क्स का एवरेज निकालना है। मैं चाहता हूँ उसके सारे जो मार्क्स हैं कहीं ना कहीं एक ही वेरिएबल में स्टोर हो जाए उस स्टूडेंट के नाम से, और मैं उनको एक्सेस कर पाऊँ। ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एरे है। और एरे क्या करता है कि एरे हमारा कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। कि भाई अगर मेरे पास इंटीजर की मेरे को 50 वैल्यू चाहिए तो मैं एक 50 साइज का एरे बना लूंगा, और उस एरे के अंदर मेरी 50 वैल्यू आ जाएंगी जिनके साथ मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। बस समझ आ रही है क्या कि भाई अभी मेरे को 50 वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा एरे टाइप का, और उस एरे के अंदर ये 50 वैल्यू चली जाएंगी। बाद में मुझे जो भी करना है इनके साथ वो कर सकता हूँ। मुझे उनका एवरेज निकालना है, मुझे हाईएस्ट और लोएस्ट निकालना है, सब कर पाना आसान है। बात समझ आ रही है? एक सिनेरियो सोच देखो कि मेरे पास ना एक क्लास के बच्चे हैं जहाँ पे सभी के मार्क्स आए हुए हैं। मुझे जानना है कि टॉपर कौन सा है, और अभी क्लास में अगर माना गया 10 बच्चे हैं तो आपके लिए आसान है ढूंढ पाना। मान लेते हो क्लास के अंदर 100 बच्चे, तो हो सकता है और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बट क्लास में अगर 1 लाख बच्चे हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स किसने लिए, या फिर टॉप 10 कौन थे, या टॉप 5 कौन थे, इन डेटा को निकालना, अगर 1 लाख वेरिएबल्स भी आपने बना के रखे तो बहुत डिफिकल्ट है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर कर पाए। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करे, और वो डेटा स्ट्रक्चर हमारा कौन है, एरे है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे एरे कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया। इधर आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वापस गया, और इधर जाने के बाद मैंने अपना एक एरे डिफाइन करना। तो एरे बेसिकली आप समझ गए भाई, एरे कुछ और नहीं है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप है। ठीक है, कलेक्शन, स्पेलिंग ठीक कर देता हूं मैं, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है, तो ये मेरा एरे हो गया। एग्जांपल के तौर पे मान लो, माना कि मेरे पास एक इंटीजर एरे है जिसके अंदर मैंने इंट करके डेटा डिफाइन किया है। एरे अगर आपको एक दो एरे ना मल्टीपल कैटेगरी में होते हैं। एक तो द वन डायमेंशन, जो एक लाइन में सब कुछ लिखा जाता है, तो उसका आप ऐसे कुछ लिखते हो। ठीक है, तो ये आपने ये क्या कर दिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इससे पता चलेगा डायमेंशन कितनी है एरे की। अगर एक ही डायरेक्शन में तो ऐसे लिख दो आप, और उसके बाद अब यहाँ पे वैल्यू इनकी स्टोर करा दो। तो मैंने स्टोर कराया 1, 2, 3, 4, 5। तो हुआ कि 5 साइज का मेरे पास में, जिसमें 5 वैल्यूज अवेलेबल है, एक एरे बन गया, है ना। अब इन एरेज की जो वैल्यूज हैं उनको एक्सेस कैसे करोगे, तो वो हर एक एरे के पास में एक इंडेक्स होता है जिससे आप उनको आइडेंटिफाई करोगे। डिफरेंट वेरिएबल नेम तो है नहीं, तो उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इंडेक्सेस की हेल्प से करोगे। तो इसका इंडेक्स होगा 0, हमेशा पहला जो एलिमेंट होता है एरे के अंदर उसका इंडेक्स 0 होता है। फिर इंडेक्स होगा 1, फिर इंडेक्स होगा 2, फिर इंडेक्स होगा 3, फिर इंडेक्स होगा 4। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि मेरे पास में 0 से लेके 4 तक इंडेक्सेस आ गए हैं, है ना। अब इस इंडेक्सेस की हेल्प से मैं क्या कर पाऊंगा कि मैं अपने एरे को एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ARR0, इसका मतलब 0 इंडेक्स से जो भी वैल्यू पड़ी है वो उठा के दे दो, तो विच इज व्हाट 1। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपसे ARR
1 की तो उसके 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 2। मैं आपसे बात करूं ARR 4 की तो 4th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 5। तो आपको समझ आया कि जो एरे के इंडेक्सेस हैं कहीं ना कहीं अगर एरे की लेंथ n है ना, एक सर्टेन एग्जांपल ले लेते हैं तो उस केस में जो लास्ट इंडेक्स होगा वो n-1 होगा। बात समझ गए। अब देखो यहाँ 5 थी तो इसका जो लास्ट इंडेक्स है 4 है। ठीक है, चलो अपने BS कोड भी बना के बार देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है ये। चलो तो मैं आ गया यार, अपना BS कोड ओपन कर लेते हैं एक बार स्पीड से। इसको ओपन करने के बाद मुझे यहाँ ओपन करनी है अपनी जावा सीरीज को, और जावा सीरीज ओपन करने के साथ ही मुझे बनाना है डे 7 जो कि हमारा आज का फोल्डर रहने वाला है। तो मैं बनाऊंगा डे 7 और डे 7 मैंने बना दिया है। डे 7 बनाने के बाद मुझे क्या करना है, फाइल्स बनानी है। तो मैं एक फाइल बनाऊंगा आपके सामने कि भाई एरे एग्जाम्पल डॉट जावा। तो मैंने एरे का एग्जाम्पल डॉट जावा की फाइल बना लिया। इस फाइल के अंदर मुझे क्या करना है कि भाई इस पहले पैकेज को हटा देता हूँ मैं, और मुझे रखना पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन। अब मैं इधर आ गया। इधर आने के बाद मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि एक एरे बने। मैंने माना कि इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे वेरिएबल्स के नाम होते हैं वैसे आपका एरे का नाम हो सकता है। फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ये सिंटेक्स है इसका, और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको वैल्यू डिफाइन करनी है। अगर आपने यहाँ पे इंटीजर डाला तो इंटीजर वैल्यू ही यहाँ पे डालोगे। तो लेट्स से मैंने डाला हुआ 1 5 4 2 3। तो ये क्या हो गया, मेरे पास में क्या एरे हो गया जिसके अंदर कुछ वैल्यूज अवेलेबल है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे इन वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो मैं कैसे करा पाऊंगा इन वैल्यूज को प्रिंट, अब समझो एक बात बहुत ध्यान से। तो मैंने क्या काम किया, मैं ऐसे लिख लेता हूँ यार कि ARR, ठीक है, और मैंने यहाँ पे किया वो 0। इससे पता क्या होगा, 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी प्रिंट हो जाएगी। मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ CD, और मेरे पास डे कौन सा है 7। तो मैं डे 7 नाम से फोल्डर में चला गया। उसको मैं लिखूंगा जावा C, फाइल का नाम है एरे एग्जाम्पल। फिर अगेन मैं लिखूंगा जावा, फाइल का नाम है एरे एग्जाम्पल। ठीक है, और मैं इंटर करने वाला हूँ 1 प्रिंट हो रहा है क्योंकि 1 इंडेक्स पे 0 अवेलेबल, लाइक 0 इंडेक्स पे 1 अवेलेबल था। सिमिलरली अगर मुझे कुछ और प्रिंट कराना है तो साउट, और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ARR। क्या होगा, मुझे यहाँ पे लिखना है 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, तो सेकंड इंडेक्स जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब एक चीज आप सोच के देखो, अगर मेरे पास 1 लाख वैल्यूज होती हैं तो क्या मैं 1 लाख बार ये ARR 1 ARR 9 ARR 10 सब कुछ लिख रहा होता है? नहीं, वो प्रैक्टिकली सॉल्यूशन ही नहीं है। तो इसके ऊपर आइटरेट कैसे करेंगे, मैं एरे के ऊपर कैसे आइटरेट करते हैं, तो उसके लिए लूप्स का यूज कर रहे होंगे हम लोग। इसका यूज करेंगे लूप्स का। तो अब यहाँ पे लिख लो फॉर। अब तो ये एरे किस पे काम करता है, इंडेक्सेस पे। तो अब इंडेक्स ले लो, लेट्स से इंट I इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि पहला इंडेक्स आपका कौन सा होता है, 0 इंडेक्स होता है। फिर करोगे I नीड टू बी लेस देन। अब ये लेस किससे होना चाहिए, एरे की लेंथ से। और एरे की लेंथ कैसे पता करते हैं, ARR डॉट लेंथ एक मेथड है जिसकी हेल्प से आप एरे की लेंथ पता कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे लिखना है ARR डॉट लेंथ, और उसके बाद लिखना है यहाँ पे I++। ठीक है, तो अब ये मेरे का क्या होगा, ये मेरी एक लूप लिख दी मैंने जो मेरी कहाँ से चलेगी, 0 इंडेक्स से चलेगी और कहाँ तक जाएगी, लेंथ से एक कम तक, यानी मेरे लास्ट इंडेक्स तक। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ साउट। हर बार क्या होगा आप जानते हो, आपका इंडेक्स I की वैल्यू बदलेगी। तो अगर मैंने I यहाँ पे लिख दिया तो पहली बार जब I की वैल्यू 0 थी तो 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर I की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे I++ की हेल्प से। जब I की वैल्यू 1 होगी तब यहाँ पे 1 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब I की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे 2 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम I की वैल्यू 3 होगी तो 3 यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। बस समझ आ रही है, कब तक, जब तक आपका एरे खत्म नहीं हो जाता तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और आपको ये मैनुअली इनको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको कंपाइल करना है और रन कर देना 1 5 4 3 2 3। तो अब देख पा रहे हो कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है। ठीक है, सही है, सॉर्टेड है। अच्छा, क्या मैं यही लूप लगा सकता हूँ, कोई और भी लूप लगा सकता हूँ? तो इसके लिए एक फॉर ईच लूप और है जो एरे पे अप्लाई होती है, जहां मान लो थोड़ी देर के लिए आपको इंडेक्सेस और आपको उसकी लेंथ नहीं पता, तो उस केस में आप फॉर ईच लूप लगाते हो। तो आप लिखोगे फॉर इंट, और यहाँ पे क्या वैल्यू डिफाइन कर रहे होगे आप कि भाई यहाँ पे मतलब जो वैल्यू होगी उस वेरिएबल का नाम क्या रहने वाला, मैंने वैल्यू डिफाइन कर दिया हुआ है। कॉलन आप लगाओ और उसके बाद आप लिखोगे ARR। अब ये क्या करेगा, पूरे एरे को आइटरेट करेगा। ठीक है ना, तो देखो आपको इंडेक्स चाहिए, इसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपका ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल ऑटोमेटिक वैल्यू एक्सेस करेगा किससे, इस एरे के अंदर से। नहीं मतलब पहली बार ये वेरिएबल की वैल्यू 1 रहेगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 2, फिर 3, और फिर जैसे इस एरे की पूरी लेंथ खत्म हो जाती है वैसे अपने आप में स्टॉप हो जाएगी। इसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। अब यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है वैल्यू। तो अगर आप देखोगे तो ये भी वैसे काम करेगा जैसे मेरा प्रीवियस कोड काम कर रहा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये बात समझ आ रही है ना, ये बात समझ आ रही है। तो अभी आप समझ गए कि ठीक है यार, मेरे ना मुझे एक एरे को डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, और उसके बाद में मुझे उस वैल्यू को प्रिंट कैसे कराना है, आइटरेट कैसे करना है, ये बात हम लोग समझ गए। अच्छा, अगली बात ये है कि ठीक है, ये बात तो मुझे समझ आती है कि मैं एक एरे बनाऊंगा कैसे, प्रिंट कैसे करूंगा, ये सब करूंगा। क्या और भी कोई तरीका है जिससे एरे बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, एक दूसरा तरीका है जिसको आप ऐसे कुछ लिखते हो जहाँ पे आपको वैल्यूज नहीं पता, आपको साइज पता है एरे का। जैसे यहाँ तो मुझे वैल्यूज पता थी, नहीं अगर मेरे को वैल्यू ना पता हो, मेरे को क्या पता होगा, साइज। तो साइज की हेल्प से कैसे बनाओगे,
मान लो थोड़ी के लिए साइज आपको n पता है, तो अब इसके अंदर कैसे बनाओगे? इसके लिए आपका सिंटैक्स है कि आप क्या लिखोगे, यहाँ पे डेटा टाइप लिखोगे, डेटा टाइप में किस टाइप की वैल्यू आपको स्टोर करानी है, फिर एरे का नाम लिखोगे, जो भी एरे का नाम रहे, उसके बाद में यहाँ पे कौन सा डायमेंशनल एरे है। अगर बंडी एरे यानी कि एक ही लाइन में आप सब कुछ लिखने वाले हो तो आपको ऐसे कुछ लिखना है ये, और उसके बाद लिखोगे न्यू, और जो डेटा टाइप यहाँ पे दिया है वही डेटा टाइप यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, डेटा टाइप, और उसके बाद में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में साइज डिफाइन कर दोगे n, तो n साइज का अपने आप एक एरे बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ, माना कि मेरे पास में मुझे एक कैरेक्टर टाइप का एरे बनाना था, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैर लिखूंगा, और कैर लिखने के बाद में एरे का नाम माना कि मैं लिखा हुआ लेट्स से लेटर्स, ठीक है, फिर उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, ये चाहे आगे लगाओ या पीछे लगाओ एक ही बात है, इज इक्वल्स टू, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मैं लिखूंगा यहाँ पे न्यू, ये कौन सा है, कैरेक्टर, तो मैं लिखूंगा न्यू कैर, और यहाँ पे मैं साइज डिफाइन कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट मेरा कैरे डिफाइन हो गया, कैरे डिफाइन हो गया, ठीक है। और मान लो थोड़ी देर मुझे अगर इंटीजर चाहिए हो तो मैं यहाँ पे इंटीजर लिख देता, इंटीजर एक कैरे डिफाइन हो जाता। बढ़िया लगा, सही लग रहा है, तो मैं आपको ना दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे क्या एरे, सो इंट कैर, नॉट इंट, वो कैरेक्टर थी, कैर लेटर्स, ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे इक्वल्स टू न्यू कैरेक्टर, और यहाँ मुझे साइज डिफाइन करना है इसका, तो साइज में मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 5 है, ठीक है, एन की वैल्यू तो अभी है नहीं मेरे पास, तो मैं 5 डाल देता हूँ यहाँ पे। मैं आपको दिखाऊंगा प्रिंट कैसे करते हैं। अब मैं कैसे इसको प्रिंट करूँ भाई, तो मुझे लूप लगानी पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो मैं एक फॉर ईच लूप लगा लेता हूँ, मेरे लिए आसान रहेगा, मुझे इंडेक्सेस भी डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे। अब ये इन टाइप की तो वैल्यू है नहीं इसके अंदर, इसके कैसे वैल्यू, कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज होंगी, तो मैं लिखूंगा कैरेक्टर सी कॉलन, और मेरा इसका नाम क्या है, लेटर्स नाम है। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ साउट, और मैं प्रिंट कराऊंगा सी को, तो देखना क्या आता है, ठीक है। आप इसको रन करो, और रन करने के बाद में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो एम्प्टी कैरेक्टर्स हैं। वो क्या है, एम्प्टी कैरेक्टर्स है, बाई डिफॉल्ट इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब अब मुझे वैल्यू डालनी है, मैं कैसे डालूंगा, लिखूंगा लेटर्स, और मुझे 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू इंसर्ट करानी है कैरेक्टर टाइप की, माना कि मुझे ए इंसर्ट कराना था, ठीक है। वैसे मैं लिखूंगा लेटर्स 1 इंडेक्स में मुझे कुछ इंसर्ट कराना है, तो माना कि मैंने इंसर्ट कराया हुआ बी, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा लेटर्स, फिर माना मेरे को सी इंडेक्स पे कुछ, मतलब सेकंड इंडेक्स पे कुछ डालना है, तो माना मैंने डाला हुआ सी। बट एक बात सोच के देखो, अगर मेरे पास ऐसे ही मुझे 1 लाख वैल्यू एंटर करानी हो, तो क्या मैं ऐसे कराऊंगा? सोच देखो एक बार, क्या ऐसे कराना पॉसिबल है? या मुझे यूजर के आंसर डेटा लेना होता तो मैं कैसे लेता? अगर मैं इसको रन करूंगा तो प्रॉपर्ली चल रहा है, एबीसी आ गया, उसके बाद कुछ था नहीं, तो एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ से प्रिंट हो गया, बढ़िया। बट क्या सही तरीका है ये इनपुट लेने का? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा कि स्कैनर क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, जहाँ पे आप यूजर के आंसर इनपुट लोगे। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक कैरेक्टर एरे तो है, ठीक है, मैंने डिफाइन कर लिया। फिर मैं क्या करूंगा कि स्कैनर क्लास डिफाइन करूंगा यहाँ पे आके, तो मैं एक स्कैनर क्लास डिफाइन करता हूँ। स्कैनर में लिखूंगा एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट एन, यानी सिस्टम से इन करो वैल्यूज को, ठीक है। तो ये मेरी हो गई। अब मेरे पास क्या एक ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे। अब मैं यहाँ पे आ गया, मुझे चाहिए साइज किसका, अपने एरे का, ठीक है। तो मुझे चाहिए साइज, सो मैं लिखूंगा यार इंट एन इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट क्या करता है, आपको क्या करता है, नेक्स्ट इंट आपको एक इंटीजर वैल्यू का इनपुट दिलाता है, जो भी साइज यहाँ पे आ जाएगा वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। बट ये साइज इंटर हो उससे पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ यूजर को कि भाई तुम्हें क्या करना है, तो एंटर द साइज, ठीक है, ऑफ द एरे। तो यहाँ से क्या होगा कि साइज जब आप मैनुअली डिफाइन नहीं कर रहे हो, जो भी यूजर एंटर करेगा साइज अपने एरे का, वो यहाँ पे आ जाएगा और उसी साइज का एक एरे बन जाएगा। जब एरे बन जाए फिर मेरे को वैल्यू असाइन करनी है। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई नीड टू बी लेस देन, आई नीड टू बी लेस देन व्हाट, एन है ना कहीं ना कहीं, और आई प्लस प्लस एन। क्यों? क्योंकि एन मेरा साइज है और हमेशा जो एक इंडेक्स होता है वो n-1 होता है, लास्ट इंडेक्स, इसीलिए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, लेटर्स इन द आई, मतलब पहली बार में 0 होगा, 0 पे कौन सी वैल्यू जाए, नेक्स्ट डॉट एस डॉट, मैं लिखूंगा नेक्स्ट। अब यार प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या है, अब मेरे पास कैरेक्टर लेने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं नेक्स्ट लिखूंगा। अब ये एक स्ट्रिंग हो गई। अब यहाँ पे अगर आपको स्ट्रिंग से चाहिए कुछ, तो कैरेट मेथड लगाना पड़ेगा, और इसकी हेल्प से आप कर लोगे भाई 0। तो अब क्या होगा कि जो भी आप स्ट्रिंग एंटर करोगे उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो आपका इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको हर बार एक मैसेज मिले कि जैसे आप प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे, तो ठीक है, साउट पे एंटर करने से पहले आपको मैसेज मिले, ठीक है। मेरी चल क्या नहीं रहा, सजेशंस नहीं आ रही मेरी, मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मुझे लिखना है कि भाई एंटर द कैरेक्टर, ठीक है, एंटर द नेक्स्ट कैरेक्टर। तो ये ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, कुछ यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से क्या होगा, हर बार मुझे एक नया कैरेक्टर इंसर्ट करना है, ये बात ये मेरे को बोलेगा। बढ़िया। तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको यार, अब ये कैसे चलेगा,
ठीक है, मैंने लिखा ये कंपाइल किया, तो अब यहाँ से क्या आ रहा है, लिख के आ रहा है एंटर द साइज ऑफ द एरे, मैंने 5 साइज एंटर किया तो मेरा 5 साइज का एरे बन गया होगा। तो एंटर द नेक्स्ट कैरेक्टर लिख के आ रहा है, तो मैं कैरेक्टर मैंने ए एंटर किया हुआ है, तो फिर मैंने बी एंटर किया हुआ है, फिर मैंने सी एंटर किया हुआ है, फिर मैंने डी एंटर किया हुआ है, फिर मैंने ई एंटर किया हुआ है। तो क्या लिख के आ गया, ए बी सी डी ई। देख लो अपने आप सारे कैरेक्टर्स यहाँ से प्रिंट हो गए। तो यहाँ से क्या हो पा रहा है, आप एरे के अंदर एक साइज आपने लिया हुआ है, उस साइज के बिहाफ पे आप वैल्यू ले रहे हो और उस वैल्यू को आप इंसर्ट करा रहे हो अपने एरे के अंदर और उसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो मतलब सॉल्यूशन ये है कि आपको ना जरूरी नहीं है कि आप सारी वैल्यू खुद मैन्युअली डिफाइन करो, आप ये यूजर से भी ले सकते हो कमांड लाइन की हेल्प से। बात समझ आ रही है? तो ये आई होप आपको समझ आ रहा हो कि एरे कैसे डिफाइन करते हैं। 2 तरीके थे मेरे पास में, या तो फिक्स वैल्यू दे दो, ठीक है, या तो फिक्स वैल्यू दे दो, या फिर अभी काम करो कि यहाँ पे आ जाओ, इधर आने के बाद में आप वैल्यू को 1 बाय 1 करके इंसर्ट करा दो। 2 तरीके थे आपके पास में, है ना? तो जो कहीं ना कहीं आप दोनों तरीके समझ गए हो। अच्छा, मुझे एक बात और जाननी है कि क्या एरे में यही मेथड्स होते हैं या और भी मेथड्स होते हैं, है ना? तो एरे के और कौन कौन से मेथड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, है ना, जिसकी हेल्प से हम लोग चीजें कर पाए। तो बढ़िया यार, मैं क्या करूंगा ना, आपको एक ऑफिशियल डॉक दिखा देता हूँ जहां से आप जाके एरे मेथड्स पढ़ सकते हो। तो एरे मेथड इन जावा, ठीक है। तो अब जावा में देखो कौन कौन से एरे मेथड्स हैं। अब देखो ना, इसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं, हालांकि ये आपके लिए W3 का रिसोर्स बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा फिर मेरे पास में ये एरेज ओरेकल का भी जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बहुत चीज़ें आपको काम की मिल सकती हैं। इस पर क्लिक करोगे तो ओरेकल आज इसके लिए ऑफिशियल चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये बहुत सारे मेथड हैं जो आपको देखने हैं अगर आपको चाहिए तो, बट मुझे इन सारे मेथड की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी मेरे को फ्यूचर में चाहिए होगा तो मैं यहाँ से आके देख लूँगा और कर लूँगा चीज़ें, बट आज मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं वापस आऊँगा, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये AI दे देगा। पहले सॉर्ट जो क्या करेगा, मेरे एरे को सॉर्ट करने का काम करेगा, बट ये कैसे सॉर्ट करता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, मैं एक चीज करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये एरे और सॉर्ट कैसे काम करेगा। अच्छा, नॉर्मली एरे को प्रिंट कैसे करते हैं, एक तो ये था मैंने लूप लगा के प्रिंट कर दिया, बिना लूप के कैसे प्रिंट कर सकते हैं क्या, तो देखो नहीं कर सकते डायरेक्टली, मैं दिखाऊंगा कैसे आपको। चलो मैं आ जाता हूँ, प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं अपन। प्रैक्टिस 1.java, और इसको करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं आ गया, इधर लिखने वाले लिखूंगा इधर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, मैंने यहाँ पे ऐसा लिख लिया। और इसको लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक एरे डिफाइन करना है। तो मैं एरे डिफाइन करने के लिए स्कैनर क्लास लिखूंगा, ठीक है। मैंने एक स्कैनर क्लास लिख दी, उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा न्यू स्कैनर, मैं इसके अंदर लिखूंगा system.in। इससे क्या होगा कि मेरा एक स्कैनर क्लास बन गया जिससे मैं इनपुट ले सकता हूँ। एक मैं मैसेज दूंगा कि भाई तुम्हें क्या करना है, मैं बोलूँगा इंटर दिस साइज ऑफ द एरे। तो आपको साइज करना है एंटर एरे का। एक बार आपने साइज एंटर कर दिया, मुझे वो कहाँ स्टोर करना है, एक वेरिएबल n के अंदर। सो इंट n इक्वल्स टू sc.next int। सो क्योंकि मेरा साइज तो कहीं ना कहीं इंटीजर वैल्यू ही होगा। और जब एक बार ये मुझे आ गया तो मुझे एक नया एरे बनाना है जिसको मैं लिखूंगा, लेट से माना कि इंटीजर एरे मुझे बनाना है, तो इंटीजर ARR और इक्वल्स टू न्यू इंट, ठीक है, न्यू इंट। अब ये नया जो मैंने इंट लिखा हुआ है यहाँ पे मैं करूंगा इसकी वैल्यू कुछ डाल दूंगा, तो मेरी वैल्यू है n, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप डिफाइन करूंगा, तो मैं लिखूंगा इंट i इक्वल्स टू 0, i नीड टू बी लेस देन व्हाट n i प्लस प्लस, क्योंकि हमारा जो इंडेक्सेस हैं वो हमेशा लेंथ से कम रहते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने ARR के अंदर i की हेल्प से इनपुट्स ले लूंगा, ठीक है, sc.next int। तो इससे क्या होगा, मेरे सारे इनपुट आ जाएंगे। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पे कि साउट, ये चल क्या नहीं रहा, मुझे पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, बट ठीक है, system.out.println, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, प्रिंट लिख दिया, कोई बात नहीं, सेमी लाइन रहने देते हैं। और मैं लिखूंगा कि एंटर द नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब ये क्या करेगा, मेरा बनवाएगा वैल्यू इनपुट लेगा। एक बार वैल्यू इनपुट आ गई तो मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो क्या ये होगा, क्वेश्चन है क्या ये होगा डायरेक्टली। मैं लिख देता हूँ ARR। तो अब देखोगे ये एक हैश कोड आएगा जो कि ये डायरेक्टली नहीं चला है। मैं लिखूंगा जावा सी, यहाँ पे जावा सी, मैं लिखूंगा प्रैक्टिस 1.java, मैं लिखूंगा अगेन जावा, मैं फाइल का मेरा क्या है प्रैक्टिस 1। मैंने एंटर क्या बोला, एंटर द साइज ऑफ द एरे, मैंने 5 एंटर किया, बोला वैल्यू एंटर करो, तो मैंने 1 वैल्यू एंटर कर दी, 2 कर दी, 3 कर दी, 4 कर दी, 5 कर दी। अब ये क्या कर रहा है, देखो क्या हैश कोड में वैल्यू प्रिंट हुई है। मतलब नॉर्मली आपका एरे प्रिंट नहीं हो सकता। अगर आपको एरे प्रिंट कराना है तो आपको एरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक स्ट्रिंग के अंदर, और जिसके लिए क्लास है अरेज करके। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आप यहाँ पे लिखो अरेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी एक अरेज करके क्लास इंपोर्ट हो गई ये यूटिल पैकेज से, और टू स्ट्रिंग में जहाँ पे आपका एरे डालना वहाँ पे ARR डाल दो। अब अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉपर आपका एरे यहाँ पे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंटर द साइज ऑफ द एरे, मैंने 5 एंटर किया हुआ, मैंने वैल्यू एंटर की है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 तक ये ऐसे आ रहा है,
समझ रहे हो? तो ऐसे क्या हुआ, मेरे पास जो एरे था वो मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट करा लिया, वरना मेरे को लूप लगानी पड़ती है इसको प्रिंट कराने के लिए। तो ये था बंडी एरे, नहीं वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। 2D एरे आप डिफाइन कर सकते हो, जाके वो चीजें एक्सप्लोर करो कि यार एरे को और किस किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन। अच्छा, अगर मुझे सॉर्ट करना हो, हाउएवर ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड था, बट फिर भी अगर मुझे सॉर्ट करना हो तो उस केस में मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास एक सिंपल सा मेथड है जिसको मैं बोलूंगा अरेज डॉट सॉर्ट। तो अरेज क्लास है जिसके अंदर से आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे। तो अरेज डॉट सॉर्ट, इसके अंदर अपना आप एरे लिख दो, AR आपने लिख दिया है। अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट रहेगा। बाय डिफॉल्ट कैसा रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट रहेगा। मैंने लिखा है साउट, मैं लिखूंगा अरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं लिख दिया ARR। तो यहाँ से क्या होगा कि मेरे जो भी एरे में एंटर करूंगा वो अपने आप सॉर्टेड हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा एग्जांपल के तौर पे, मैंने इनपुट साइज इसको 5 एंटर किया, फिर से मैंने इस बार वैल्यू एंटर की है 3 2 4 5, कहीं ना कहीं सॉर्टेड नहीं है, कहीं ना कहीं सॉर्टेड नहीं है। अच्छा, एक वैल्यू रहेगी मेरी, चलो मैं 1 एंटर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने 1 एंटर किया हुआ, तो अब अगर आप देखोगे ना, तो पहले जो मेरा एरे था वो 3 2 4 5 1 आ रहा था, लेकिन सॉर्ट होने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है। अच्छा, एक काम और करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं दोबारा से डालूंगा वैल्यू। मैंने इस बार इसका साइज जो डाला हुआ है वो है साइज मेरे पास में लेट्स से 5 अगेन। मैंने इस बार जो वैल्यू डाली है वो 11 डाली है, फिर दूसरी मैंने वैल्यू डाली है 12, फिर मैं वैल्यू डाली है 1, फिर मैं वैल्यू डाली है 3, फिर मैं वैल्यू डाली है 4। तो देखो क्या आ रहा है, 1 3 4 11 12। तो ऑटोमेटिकली मेरा एरे सॉर्ट हो जा रहा है, किसकी हेल्प से, एरे डॉट सॉर्ट की हेल्प से, ठीक है, एरे डॉट सॉर्ट की हेल्प से। बढ़िया, तो ये हम समझ गए एरे डॉट सॉर्ट क्या करता है, ये मेरा सॉर्ट कर देगा नंबर्स को, ठीक है, कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको कोई रेंज स्पेसिफाई करना है, कंपैरेटर आप डाल सकते हो, हालांकि वो एक अलग कॉन्सेप्ट है अपने आप में जो आप जाके एक्सप्लोर करोगे। मुझे दो एरेज को देखना है कि दो एरे इक्वल है या नहीं है, तो एक डॉट इक्वल्स करके मेथड है जिससे मैं दो एरे को देख सकता हूँ। जैसे मेरे दो एरे हैं यहाँ पे AR1 और AR2, मैं चाहता हूँ ये दोनों कंपेयर करूँ कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, एरेज डॉट इक्वल्स मेथड लगाया और AR1 और AR2 डाल दिया। अगर दोनों इक्वल होते ट्रू आता, वरना फॉल्स आता। वैसे फिल क्या करता, बाई डिफॉल्ट अगर आप कुछ वैल्यू फिल करनी है बिना इंसर्शन के, तो एरेज डॉट फिल एक मेथड है जो क्या करेगा, आपकी वैल्यू पुश कर देगा एक एरे के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट तो मैंने क्या किया, एरेज डॉट फिल डेटा जो मेरा एरे था मैंने डाल दिया। तो क्या होगा कि हर वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी इस एरे के अंदर, ठीक है। बाइनरी सर्च आपको एक वैल्यू सर्च करके देता है, तो आप माना कि आपको देखिए एरे है और ये सॉर्टेड होना चाहिए बाइनरी सर्च के लिए। तो सॉर्टेड एरे में अगर आपने क्या किया, बाइनरी सर्च लिखो आप, उसके बाद में जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो वो वैल्यू लिखो, उसका इंडेक्स आपको मिल जाएगा। कॉपी ऑफ क्या करता है, ये नई कॉपी क्रिएट कर देता है, किसका, ओरिजिनल एरे का। अगर मेरे को कॉपी बनानी है तो मैं कॉपी बना सकता हूँ, ठीक है। बढ़िया, अगला क्या, टू स्ट्रिंग, आप जानते हो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, डीप इक्वल्स इसको प्रॉपर्ली इक्वली चेक करता है। और यही हमारे पास में कुछ एरे के मेथड्स जानने थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ आई कि एरे क्या होता है, मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं जो मेरे काम आ सकते हैं, ठीक है यार। चलो अब हम लोग मूव करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना और भी कैटेगरी होती है, जैसे हमने बंडी एरे की तो बात कर ली, इसके अंदर 2D एरे होता है, ठीक है। 2D एरे का मतलब क्या होता है, जैसे मैट्रिक्स होते हैं उसको बोलते हैं 2D एरे, जो मैट्रिक्स होते हैं। तो इसको कैसे आप डिफाइन करते हो, वैसे डिफाइन करते हो भाई, वैसे सेम प्रोसेस है, इंट ARR, बस डबल स्क्वायर ब्रैकेट पे लगा देते हो, ठीक है। और इसके अंदर क्या करोगे, ऐसे मल्टीपल ऐसे वैल्यू डालोगे। तो माना कि 1,2 आपने डाल दिया, फिर 1,3 आपने डाल दिया, फिर माना कि आपने 4,6 डाल दिया। तो ये क्या हो रहा है कि एरे के अंदर एरे, इसको बोलते हैं नेस्टेड एरे। ये 2D एरे दो बार आ रहा है मेरे पास इसे। वैसे मैं 3D एरे भी बना सकता हूँ, और सभी के पैटर्न सेम ही है डिफाइन करने के। जाओ एक बार एक्सप्लोर करो आप, मैं चाहता हूँ, है ना। मैंने काम चला तो मैंने आपको सिखा दिया है ऐसे। तो इंट ARR, उसके साथ 3 अगर चाहिए तो आपको 3 बार ये डालने पड़ेंगे। और उसके इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाओगे आप, और इसके अंदर आके दो 3 ब्रैकेट में लग गए। अब यहाँ पे मैं लिखा 1,2, फिर मैं लिखूंगा 2,4। तो ये मेरा माना कि एक कंप्लीसन हो गया, ठीक है, इस वाले ब्लॉक का। तो मैं ऐसे क्लोज कर दूंगा, फिर मेरे को नया कंप्लीसन शुरू होगा। तो ये क्या हो रहा है, 3D एरे है। तो एक एरे के अंदर एरे, जब भी 3D शेप्स की बात आती है, उनकी वैल्यू जाती है 3D एरे के अंदर। मैट्रिक्स की सारी जितना 2D प्लेन्स हैं उन सबकी वैल्यू जाती है आपके 2D एरे के अंदर। नॉर्मली जो डेटा है वो आपका आता है 1D एरे के अंदर। तो अब जाओ एक बार एक्सप्लोर करो, इन चीजों को देखो ध्यान से क्या होते हैं और कैसे आप काम कर सकते हो इनके ऊपर। बढ़िया, तो हम लोग एरे जो समझ गए। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स भी कुछ नहीं होते भाई, होते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं कलेक्शन ऑफ, स्ट्रिंग क्या होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये हो गए मेरे पास में क्या, मेरी स्ट्रिंग्स हो गए। अब मुझे एक बात समझनी है, ठीक है, अब मुझे एक बात समझनी है कि भाई माना कि मेरे पास कैरेक्टर तो मैं लिखता हूँ सिंगल कोट के अंदर, मैं स्ट्रिंग कैसे लिखूंगा, डबल कोट के अंदर हमेशा। तो आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने कहा हेलो लिखा हुआ, तो ये क्या है, मेरे पास स्ट्रिंग है। और मेरे एरे जो स्ट्रिंग दोनों ही नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। माना कि STR का लिखा हुआ है ऐसे, अब इसका टाइप क्या दिखाओगे आप, ऐसे लिखोगे यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है।
अच्छा, इसमें से अगर मेरे को वैल्यू एक्सेस करनी है, मैं कैसे एक्सेस करूंगा? तो मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड हो सकता है मेरे पास कैर एट मेथड है, जो मेरे को एक पर्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू ला के देगा, जो हम लोग करते हैं हमेशा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यार, जैसे लिखा हुआ है कि str डॉट कैर एट, एंड यहाँ पे आप इंडेक्स लिख दो, उसके भी यहाँ पे वो क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ रहे? जैसे एरे के अंदर आप इसको आप ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिख देते थे, वैसे यहाँ पे कैरेट के अंदर इंडेक्स लिख दो तो वैल्यू मिल जाएगी। लेंथ मेथड से आपको लेंथ पता चलेगी, डॉट लेंथ, और एरे वाले में ये नहीं होता था स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में, ये मतलब ये मेरा लेंथ का ये पैरेंथेसिस नहीं होता, यहाँ पर होता है। तो ऐसे आप करोगे स्ट्रिंग के लिए। ऐसा आप क्या करोगे? ऐसा आप करोगे स्ट्रिंग्स के लिए। उम्मीद करता हूँ ये बात में भी समझ आई होगी कि मैं स्ट्रिंग्स को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, है ना, और स्ट्रिंग के ये कैसे कर सकता हूँ। स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज हैं जो हम लोग आने वाले लेक्चर में समझेंगे, बट अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, और जाने के बाद मुझे क्या करना है यार, मैं यहाँ पे गया, मैं एक नया फाइल बनाऊंगा जिसका मैं लिखूंगा स्ट्रिंग एग्जाम्पल डॉट जावा, और मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और इसके बाद मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग डिफाइन करने में लिखूंगा स्ट्रिंग str इक्वल्स टू न्यू, नहीं न्यू स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है, अब नॉर्मली लिख लो, तो मैंने लिख दिया हेलो। तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग हो गई। इस स्ट्रिंग को मुझे प्रिंट कराना, मैं कैसे कराऊंगा, साउट, और मेरे को क्या करना पड़ेगा, str नॉर्मली लिखा तो पूरी प्रिंट हो जाएगी, मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो मेरे पास लिखना है जावा सी, मुझे लिखना है स्ट्रिंग एग्जाम्पल जावा स्ट्रिंग एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर देखो तो हेलो लिख के आ रहा है, ठीक है। तो वैसे मैंने क्या किया कि मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया, इसके मैं कैरेक्टर्स को मुझे एक्सेस करना, तो मैं कैसे करूँगा, आप यहाँ पे कर सकते हो डॉट कैरेट एक मेथड है जो आपको कैरेक्टर और पर्टिकुलर इंडेक्स पे कैरेक्टर लेके आता है। सेकंड इंडेक्स पे कौन होगा, इसके भी इंडेक्स जीरो से शुरू होते हैं, तो जीरो इंडेक्स पे तो एच है, वन इंडेक्स पे ई है, अगेन टू इंडेक्स पे एल है, फिर अगेन थ्री इंडेक्स पे एल है, फिर ओ है। तो सेकंड इंडेक्स वाला मेरा कौन है, एल, वो प्रॉब्ली आ जाएगा यहाँ से। तो अब देखो तो मेरा क्या ये एल आ रहा है, अब जो कि मेरा सेकंड इंडेक्स पे अवेलेबल है। समझ गए आप लोग? तो यार ऐसे करोगे आप क्या, कि ऐसे आप करोगे स्ट्रिंग्स के ऊपर भी काम, ठीक है। अब यार स्ट्रिंग के कौन कौन से मैथड जो मुझे एटलीस्ट पता होने चाहिए, गूगल पे जाओ, लिखो स्ट्रिंग मैथड्स इन जावा, तो यहाँ पे आ जाओ, बहुत सारे मेथड्स हैं। लेंथ मेथड से लेंथ पता चलेगी। अगला इंडेक्स ऑफ, जो आपको बताएगा इंडेक्स है पर्टिकुलर कैरेक्टर का, अगर मिल गया तो वो इंडेक्स आएगा, वरना -1 आएगा। उसके बाद में लास्ट इंडेक्स से पता चलता है कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का लास्ट इंडेक्स क्या था, उससे आपको ये आइडिया लगता है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में आपको दो स्ट्रिंग है, आपको दोनों जोड़नी है, तो आप कॉन्कैट करके वर्ड यूज कर सकते हो। ये कॉन्कैट मेथड क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ने का काम कर रहा होगा। और सब स्ट्रिंग का मतलब होता है मुझे एक टुकड़ा उसका चाहिए, एक पार्ट चाहिए, किसका, अपनी स्ट्रिंग का, तो उसके समय सब स्ट्रिंग यूज करता हूँ। मैं आपको कुछ कुछ चीजें करके दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको कुछ चीजें समझ आएंगी। तो यार मेरे पास पहला था, मेरे इंडेक्स में एक्सेस कर लिया, ठीक है। मेरे को लेंथ प्रिंट करना, लेंथ कैसे कराऊंगा, तो मैं लिखूंगा str डॉट लेंथ, तो इससे आपको लेंथ मिलेगी, ठीक है। इन आर एग्जाम्पल दिस इज 5, क्योंकि हेलो में 5 कैरेक्टर्स हैं। तो मैं लिखूंगा साउट, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इंडेक्स ऑफ str डॉट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, आपको इंडेक्स ला के देता है पर्टिकुलर कैरेक्टर का, तो या फिर एक पूरी स्ट्रिंग का भी दे सकता है। तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिख दिया है, फिर एक स्ट्रिंग लिख दी, तो माना कि मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ मेरा इंडेक्स बता दो आप EL का, तो पूरी स्ट्रिंग का मिल सकता है। अगर आप देखोगे ना, अगर मिल गया तो वो इंडेक्स देगी, वरना क्या देगी, -1 देगी, ठीक है। तो देखो मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे, वन इंडेक्स मिला, वन इंडेक्स मेरा EL अवेलेबल, बट मैं क्या करूँ यहाँ पे ELI कर दूँ, तब क्या ये मिलेगा, देखो। तो देखो -1 आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास वो वैल्यू अवेलेबल नहीं थी। ये इंडेक्स ऑफ का फायदा है। अच्छा ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या है कि साउट एक मेथड मेरे पास str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो लास्ट इंडेक्स पता करेगा भाई, आपको एक स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दो, और मुझे पता करना कि लास्ट इंडेक्स किसका, एल का लास्ट इंडेक्स क्या है। जैसे एल का फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है, लास्ट इंडेक्स मेरे को 3 दिख रहा है, तो लास्ट इंडेक्स मेरे को चाहिए, तो मुझे कैसे मिलेगा, लास्ट इंडेक्स फॉर्मूला की हेल्प से मिलेगा। तो यहाँ से मेरे को 3 मिल गया लास्ट इंडेक्स। बात समझ आ रही है? चलो यार सॉर्टेड है। अच्छा दूसरा ना, मुझे क्या करना है, अगर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो एक स्प्लिट मैथड है, जिससे आप एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। स्ट्रिंग टू एरे, एरे टू स्ट्रिंग आपको बताइए, टू स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है, बढ़िया सॉलिड। और कौन सा था जो मुझे एक्सप्लेन करना था अभी आपको, अच्छा हाँ, एक बहुत अच्छा मेथड है सबस्ट्रिंग करके। सबस्ट्रिंग क्या करता है, आपको एक पार्ट ला के देता है आपकी स्ट्रिंग के अंदर से, ओरिजिनल स्ट्रिंग वैसी रहेगी जो चेंज नहीं होगी, सबस्ट्रिंग का वो टुकड़ा ला के देगी आपको, ठीक है। तो str डॉट सब स्ट्रिंग, मैं चाहता हूँ कि यार ये स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि मेरा है 0 इंडेक्स, उससे लेके मुझे सेकंड इंडेक्स तक की वैल्यू दे। तो मतलब 2 वैल्यू यहाँ पे आ रही होंगी, ठीक है, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे आ रही होंगी। तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे क्या आ रहा है, HE आ रहा है। लास्ट इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूडेड रहता है, नहीं 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, 2 से पहले वाला जस्ट इंडेक्स इंक्लूडेड होगा, तो 0 और 1 इंडेक्स की आपको वैल्यूज मिल गई। वैसे मैं अगर यहाँ पे 3 कर देता तो आपको क्या मिल जाता, 0, 1 और 2 इंडेक्स की वैल्यूज मिल जाती, ठीक है, देख लो हेल्प। तो इस तरीके से आप कर सकते हो सब स्ट्रिंग, जो आपका वो टुकड़ा चाहिए, वो पार्ट चाहिए हो, और ये भी एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, बढ़िया। उसके बाद मेरे पास में क्या, रिप्लेस, अगर आप चाहते हो कि पुराना कैरेक्टर है आप नए कैरेक्टर से रिप्लेस करना चाहते हो, रिप्लेस मेथड का भी यूज करो। टू लोअर केस आपकी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, टू अपर केस आपका स्ट्रिंग को टू अपर केस में कन्वर्ट करता है। ट्रिम मेथड
आपकी लेफ्ट राइट से एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा देता है। इक्वल्स आपकी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। इक्वल्स इग्नोर केस, मतलब आपको नहीं देखना है कि लोअर केस है या कैपिटल केस है, अगर दोनों में सेम कैरेक्टर्स हैं तो उनको इक्वल बोल दो। वैसे कंपेयर टू, ये स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से कंपेयर करता है बट उनकी आस्काई वैल्यू की फॉर्मेट, ये भी भूल जाओ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, स्टार्ट विद चेक करेगा कि यार ये स्ट्रिंग पर्टिकुलर उससे स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है, और एंड विद चेक करेगा पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ में एंड हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, टू कैर एरे आपकी स्ट्रिंग को करेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे मेथड आपको याद रखने हैं और एक्सप्लोर करने हैं। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन पर्पज से मैंने आपको बता दिए। बढ़िया, अब मैं जाता हूं अपने अगले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है, हालांकि ना स्ट्रिंग्स जो हैं जावा के अंदर इम्यूटेबल है, और इसकी सारी कहानी मैं आपको सिखाऊंगा टाइम आने पे। ठीक है, अभी समझ लो कि यार मेरे पास अगला टॉपिक मेरा क्या है, वो है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, JCF। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का काम क्या होता है बेसिकली, ये आपको ऐसे बहुत सारी क्लास ऑफ फंक्शनलिटी और डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं थे जावा के अंदर। यहाँ से भी इसको इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे कुछ की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में स्टोर करना हो तो मेरे पास कुछ नहीं है, की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसके लिए कौन स्टोर यूज होता है? हैशमैप यूज होता है। हैशमैप क्या है? जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क से मिलता है मुझे क्लास। और समझ आ रही है? दूसरा मेरे पास में क्या है? हैश सेट। मैं चाहता हूँ सिर्फ यूनिक वैल्यू स्टोर हूँ, तो उस केस में कौन होगा मेरे पास में? हैश सेट होगा। अब एक प्रॉब्लम मेरे पास एरे के साथ पता क्या है, एरे ना फिक्स साइज होते हैं, मतलब अगर आपने कोई 5 साइज का एरे बना दिया ना, आप छठा एलिमेंट उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। जावा के अंदर जो एरे हैं वो फिक्स साइज है, और अगर आप चाहते हो आपको डायनेमिक एरे मिले जिसका साइज आप अपने हिसाब से चेंज और कम और ज्यादा कर पाओ, तो आपको यूज करना पड़ेगा एरे लिस्ट। एरे लिस्ट ये डायनेमिक एरे, डायनेमिक अरे इसका साइज फिक्स नहीं है, आप जितना चाहो उतना कम करो, जितना चाहो उतना बढ़ाओ, और बहुत आसान है ना। तो ये कुछ 3 है। उसके बाद में यार मेरे से ट्री सेट है यहाँ पे, और बहुत सारी कैटेगरीज है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे इतना पता होना चाहिए यार ये जावा कलेक्शन JCF कुछ एग्जिस्ट करता है जिससे मुझे कुछ डेटा स्ट्रक्चर या कुछ क्लासेस मिलने वाली हैं जो मेरे डेटा को एक बहुत स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करवा पाएंगे। चलो एक एक करके इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एक एक करके इंप्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे आ गया, मैं लिखूंगा हैश मैप एग्जाम्पल डॉट जावा, और इधर आने के बाद में मुझे क्या करना है, मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ मुझे लिखना मैन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। इस मैन मेथड को लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपना एक हैशमैप चाहिए। तो हैशमैप का सिंटेक्स बेसिकली क्या होता है, ये की और वैल्यू पेयर लेता है। ठीक है, तो की का आपको डेटा बताना पड़ेगा जैसे आप जेनरिक क्लासेस में डिफाइन करते हैं उसी फॉर्मेट में। ठीक है, मानेंगे जो की है वो स्ट्रिंग रहने वाली है, और थोड़ी देर मान लेता हूँ मेरी जो वैल्यू है वो इंटीजर रहने वाली है। तो यहाँ पे की वैल्यू पर आपने डिफाइन कर दी है। उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे डिफाइन करोगे लेट्स से इसका कुछ नाम, माने मैंने मैप नाम डिफाइन कर दिया, इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। न्यू हैश मैप ये तरीका है आपके हैश मैप को बनाने का, और हैश मैप जो यूजल पैकेज से इंपोर्ट हो गया है ऑटोमेटिकली। अब अगर मुझे, ठीक है, वैल्यू को इंसर्ट कराना है, एडिंग वैल्यूज, तो आप क्या करोगे, पुट मेथड का यूज कर रहे होगे। तो मैप डॉट पुट, तो पुट क्या करता है, आपसे की वैल्यू पेयर लेता है। माना कि की मैंने लिया हुआ है, माना कि मेरे पास जो बुक्स हैं बुक कितनी, उनकी मुझे क्वांटिटी स्टोर करानी है, और मेरे पास क्वांटिटी है लेट्स से 5 की। तो ये मेरे पास हो गया 5, मैंने क्वांटिटी इंसर्ट करा दी। फिर मुझे इंसर्ट करना है मैप डॉट पुट, माना कि मेरे पास पेन की मुझे क्वालिटी पता करनी है, कितनी क्वांटिटी है मेरे पास पेन की, तो मैं लिखूंगा पेन कॉमा, और मुझे यहाँ पे लेट से लिख देना है 10। तो 10 पेन है मेरे पास अभी अवेलेबल। इस तरीके से आप इंसर्ट वैल्यू करते हो, प्रिंट कराना कुछ नहीं करोगे, सिंपल से लिख दो साउट मैप। ये क्या होगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर दिखा देता हूँ। तो जावा सी आप लिखोगे हैश मैप एग्जाम्पल डॉट जावा, फिर आप लिखोगे जावा, ठीक है, आप लिखोगे हैश मैप एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या ऐसे कुछ मेरे की वैल्यू करके फॉर्मूला देखने को मिला। जब भी आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप हैश मैप का यूज करोगे। तो एक तो इनपुट मेथड हो गया जिसकी हेल्प से आप चीजें अपडेट कर रहे हो वैल्यू को। सेकंड जो मेथड है मेरे पास में पुट के अलावा, वो है कि यार मेरे को ना वैल्यू को अपडेट करना, तब भी आपको पुट ही काम आएगा कि वही की ढूंढेगा, वैल्यू अपडेट कर देगा, पुट का वही काम है। ठीक है, तो मेरे पास मुझे समझ आता है कि भाई एडिंग और पुटिंग दोनों सेम है। बट अब व्हाट इफ मुझे क्या करना है ना, कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। लेट्स से यहाँ पे ना गेट करनी है वैल्यू। ठीक है, मुझे गेट करनी है, मैं कैसे करूँगा, तो एक फीचर आपका एक मेथड रहेगा मैप डॉट गेट, जिसके अंदर आप की पास करोगे तो उस की से वैल्यू आपको मिल जाएगी। मैंने बुक्स पास किया हुआ है, तो इस बुक्स की जो वैल्यूज हैं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बुक्स की अगर मेरे को क्वांटिटी चाहिए तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि यार साउट मुझे, ताकि प्रिंट में करवा पाऊँ इसको, कमांड एक्स,
यहाँ से क्या होगा, मेरे को मेरी बुक्स की कितनी क्वांटिटी है वो यहाँ से प्रिंट होकर मुझे मिल जाएगी। मैं कंपाइल करूंगा, फाइल को रन करूंगा, देखो 5 क्वांटिटी मेरी बुक्स की जो यहाँ से प्रिंट हो रही है। तो गेट मेथड की हेल्प से आप की पास करोगे, आपको वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। सही है, सॉर्टेड है। अच्छा अगला क्या है, अगला क्या, माना कि मैंने थोड़ी देर ट्राई करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ साउट मैप डॉट गेट, और मैंने माना कि ट्राई करने एप्पल ट्राई करने मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये एप्पल की क्वांटिटी कितनी होगी। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूंगा जावा सी, जावा सी के बाद मैं जावा वाली फाइल रन करूँ तो नल लिख के आ रहा है, बात समझ आ रही है। मैं नहीं चाहता ये नल आए, मैं चाहता हूँ कुछ फिक्स वैल्यू आए। तो उस केस में आप गेट का यूज नहीं करते, गेट अगर कोई वैल्यू नहीं है तो नल देगा, बट मैं चाहता हूँ ये नल ना आए, तो मैं लिखूंगा गेट और डिफॉल्ट। गेट और डिफॉल्ट क्या करता है, बोलता है कि अगर ये वैल्यू मुझे मिल गई तब तो मैं आपको इस वैल्यू की वैल्यू ला के दूंगा, अगर नहीं मिली तो आप मेरे को बताओ डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी देनी है, वो ये दे देगा। तो मैंने 0 दे दिया। अब इस केस में क्या होगा कि मेरी वैल्यू तो है नहीं एप्पल उसमें, तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है, 0 आ रहा है। लेकिन अगर एप्पल की जगह मैं कुछ और पास कर दूँ, मैंने पेन पास कर दिया, तो मुझे पेन की वैल्यू मिल जाएगी, 0 नहीं आएगा। तो गेट डिफॉल्ट क्या बोलता है, आपसे बोलता है कि भाई अगर वैल्यू है तो उसको लेके आओ, नहीं है तो फिर आप ऐसे आई डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दो। अगर आपको साइज पता करना है इसका, तो आपके पास एक मेथड है मैप डॉट, आप यहाँ पे लिख लो साइज। तो साइज क्या करेगा, आपको मैप का साइज बताने में हेल्प कर रहा होगा कि कितना बड़ा आपका मैप है। तो 2 साइज मेरा है मैप का, 2 एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, ठीक है, ये सही लग रहा है मेरे को, ठीक है, ये सही लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं। अच्छा अगला ना, मुझे अगर सारी की सारी कीज चाहिए, किससे, मैप से, इन टर्म्स ऑफ एरे, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे लेट्स से फॉर, और मेरे पास मैप के अंदर कौन सी किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, लूंगा स्ट्रिंग की कॉल फॉर ईच लगा लो। और यहाँ पे क्या करोगे, एक एरे चाहिए आपको, तो लिखो मैप डॉट गेट कीज, नहीं यहाँ पे क्या है, कीज करके मेथड होगा आई गेस, की सेट होगा। अब की सेट क्या करता है, आपको ना सारी कीज लाके दे देता है। अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ ना बस साउट की, तो ये क्या करेगा, सारी की सारी जो की थी, कि इस की सेट ने क्या काम किया कि एरे में कन्वर्ट कर दिया मेरे मैप को, और उससे मैं वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा हूँ। यहाँ पे की वैल्यू मेरी 1 बाय 1 मुझे मिल रही है, और मैं यहाँ पे अगर प्रिंट कराऊंगा तो पेन ऑफ बुक्स आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है। तो ये की सेट का फायदा है। दूसरा अगर मेरे को साथ वैल्यू प्रिंट करानी थी तो मैं लिखूंगा प्लस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक कॉलम बीच में बन के आ जाए, ठीक है, एक कॉलम बीच में बन के आ जाए, तो बन के कॉलम आ गया प्लस, और मैं चाहता हूँ उसकी वैल्यू प्रिंट हो। तो क्या करोगे, मैप डॉट गेट, मैप डॉट गेट, और यहाँ पे की पास कर दो। तो इससे क्या होगा, की और वैल्यू दोनों के पेयर्स आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे यार बुक्स ऑफ पेन, तो आपको समझना होगा, ठीक है, कैसा डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जहां पे मैं की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में भी काम कर सकता हूं। मैं आपसे बोलूंगा गूगल पे जाओ, हैश मैप सर्च करो, रीड करो, ठीक है, हैश मैप इन जावा, और जाके एकदम बहुत डिटेल में इस पर रिसर्च करो कि हैश मैप क्या होते हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं, उन सबको जाके चेक करो, इन सारे मेथड को जाके चेक करो, देखो सारे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, सारे सारे बढ़िया। कंटेंट्स की एक बेसिकली मेथड होता है यहाँ पे, जो आपको बताता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है आपके मैप के अंदर या नहीं करती है, ठीक है, वो कंटेंट्स की है। सॉर्टेड लग रहा है मेरे को, कहीं ना कहीं सही लग रहा है। अगला टॉपिक है हैश सेट। जब भी मेरे को सिर्फ यूनिक वैल्यू स्टोर करानी होती है और डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, उसके बाद हैश सेट का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक फाइल बनाऊंगा, और फाइल का नाम रहेगा हैश सेट एग्जाम्पल डॉट जावा। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, हैश सेट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, हैश सेट भी वैसे बनता है जैसे आपका वो बना था, हैश मैप बना था, ठीक है, हैश सेट। और यहाँ पे क्या होगा कि अभी एक ही वैल्यू आती है, की वैल्यू पेयर नहीं आती है, एरे के जैसा ही दिखता है, बट इसमें यूनिक वैल्यू ही रहती हैं। तो माना कि इसके अंदर मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ सेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। अब ये क्या करेगा, हैश सेट बन गया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज होंगी। और मुझे क्या करना, मुझे यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करानी है। तो इंसर्ट कराने के लिए मेथड है सेट डॉट एड, नहीं हाँ सेट डॉट एड ही था, ठीक है, एड जो मैथड। तो मैंने 1 एंटर कर दिया, क्या बोल रहे हैं, अच्छा मैन मेथड नहीं है मेरे पास, इसलिए बढ़ गया ये। मैं सोचूं कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम तो थी नहीं, मैन मेथड नहीं था इसलिए मजे ले रहा था मेरे, ठीक है। तो ये मैन मेथड मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद मुझे क्या ना, सेट डॉट एड, माने मैंने 2 एंटर करना है मेरे को, ठीक है, मैंने 2 एंटर करा दिया। फिर मेरे को करना है सेट डॉट एड, और माना कि मुझे इस बार एंटर कराना है अगेन 2, तो दोबारा 2 नहीं एंटर होगा, इस बार सिर्फ फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी और 2 एंटर नहीं करेगा ये, ठीक है। तो मैं एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कैसा लिखता है आपको सेट। मैंने सेट किया, और सेट करने के बाद मैं पे आ गया जावा सी, मैंने फाइल का नाम डाला है सेट एग्जाम्पल, क्या नाम था इसका, हैश सेट जावा, और फिर मैं लिखूंगा हैश सेट एग्जाम्पल। तो यहाँ से 1 और 2 आ रहा है, जिसके अंदर से जो यूनिक वैल्यूज हैं ये रिपीटेड था, तो अपने आप इग्नोर हो गया है। तो ये फायदा आपके हैश सेट का। और इस पर आप लूप कैसे लगा दो, इसमें इंडेक्सेस नहीं होते, ठीक है, इसमें इंडेक्सेस नहीं होते, सिर्फ फॉर ईच लूप ही यहाँ पे सिर्फ एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे इंडेक्सेस नहीं होते। अच्छा वो तो समझ गया मैं, बट ये मैं चाहिए क्यों, हैश सेट के अंदर सर्चिंग बहुत फास्ट है, और दूसरा यूनिक वैल्यू स्टोर होती है। तो सर्च कैसे करोगे आप यहाँ पे देखो साउट
सेट डॉट कंटेंस। अब कंटेंस एक मैथड है यहाँ पे जो आपको बताएगा पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती है आपके हैश सेट के अंदर या नहीं। मैंने मेरे को 2 में ढूंढ रहा था तो बहुत फास्टली ये बता देगा मेरे को कि ये सच है या झूठ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ट्रू है क्योंकि 2 एग्जिस्ट करता है। अगर मैं 3 या 4 कर दिया हो तो ये बोल देगा फॉल्स कि भाई नहीं एग्जिस्ट करता है। तो जब भी आपको सर्चिंग प्रोसेस कुछ करना हो या फिर यूनिक वैल्यू रखनी हो उस केस में हैश सेट आपका हेल्प कर सकता है। तो ऐड हो गया आपका कंटेंस हो गया, फिर मेरे से गेट मेथड रहेगा साउट और गेट तो डायरेक्टली नहीं है इसमें, गेट तो नहीं है। साइज मेथड जरूर है तो मैं लिखूंगा सेट डॉट साइज, ठीक है। तो साइज से साइज आपको पता चल जाएगा। एक अगला मेथड है साउट क्लियर, सेट डॉट क्लियर, सेट डॉट क्लियर। ये क्या करता है आपकी सारी प्रॉपर्टीज को अपने आप क्लियर कर देता है, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। जब भी आपको पूरा डिलीट करना होता है अपने हैश सेट को तो उसके इसमें इसका यूज करते हो। मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं तो मैथड प्रिंट इन द, अच्छा ये प्रॉब्लम पता है कि क्लियर क्या करेगा, सारी वैल्यू डिलीट तो कर देगा बट प्रिंट कुछ नहीं करेगा। प्रॉब्लम वो है, ठीक है। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ सेट, तो अब देखोगे ये नहीं चलेगा, लाइक ये यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करेगा। मैं रन करके दिखाता हूँ एक बार आपको। मैंने रन किया है सेट को और ये मैं से रन करता हूँ तो मेरा इम्पटी आ रहा है क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आप तो ये क्लियर एक मेथड है जिससे आप किसी चीज़ को क्लियर कर सकते हो। अगला मेथड रिमूव है, जिससे रिमूव की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वैल्यू को रिमूव कर सकते हो अपने हैश सेट के अंदर से, ठीक है। तो क्लियर करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर मेरे को ये रिमूव करना होता तो मैं क्या करता, सेट डॉट रिमूव, सेट डॉट रिमूव। मैं चाहता हूँ 2 को रिमूव कर दूँ, कहाँ से, सेट के अंदर से। तो वो पॉसिबल है और आपका सेट रिमूव हो जाएगा। तो आप देखोगे तो साइज पहले 2 आ रहा था, अब साइज 1 आएगा, साइज 1 आ रहा है, 2 मेरा रिमूव हो चुका है। ये कुछ मेथड है मेरे हैश सेट के ऊपर। आई होप आप समझ गए होगी जब भी मेरे को यूनिक वैल्यू के ऊपर काम करना है तो मेरे पास हैश सेट इज माय आंसर और ये फास्ट काम करता है। एरे लिस्ट डायनेमिक एरे है जहाँ पे आप चाहते हो कि ऐसा एरे बने जिसमें वैल्यू में जितनी चाहूँ उतनी इंसर्ट करूँ, जितना उतनी डिलीट करूँ। उस केस में आप एरे लिस्ट का यूज करते हो। तो मैं आपको एक एरे लिस्ट का एग्जाम्पल बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एरे लिस्ट है, एरेलिस्ट डॉट जावा। अब एरेलिस्ट डॉट जावा में मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आऊंगा, मैन मतलब लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, और यहाँ पे आने के बाद मेरे को लिखना है एरे लिस्ट, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली आप देखो तो इंपोर्ट हो जाएगी। खैर अभी नहीं हुई है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे डेटा डिफाइन कर देता हूँ इंटीजर, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका नाम लेट से लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। बट ये इंपोर्ट नहीं हो पाया तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, ठीक है। स्टार्ट मतलब है सारा कुछ। अरे ये बड़ा क्यों रहा है भाई, द लिस्ट इज नॉट जेनरिक, इट कैन बी। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, अच्छा हैं, एरे लिस्ट इज नॉट जेनरिक, इट कॉमन, इट कैन नॉट बी पैरामीटराइज्ड। अरे एरे लिस्ट है भाई, क्या क्या बात कर रहा है यार ये मेरे से, ये तो कुछ अलग ही लॉजिक चल रहा है। अच्छा प्रॉब्लम ये, मैंने नाम गलत रख दिया अपनी क्लास का। मैं सोचूं कि भाई मजाक क्यों कर रहा है मेरे साथ। तो ये एरे लिस्ट में क्या करोगे आप, एरे लिस्ट एग्जाम्पल का एक फाइल बनाओ और इस फाइल का नाम चेंज करोगे। दोनों चीज़ सेम नहीं हो सकती भाई। और यहाँ पे इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। तो अब ये प्रॉपर चल रहा है, मेरा एरे लिस्ट इंपोर्ट हो चुका है यूटिल पैकेज से, ठीक है। स्टार मतलब सारे के सारे पैकेज एक साथ। अब अगर मुझे इंसर्ट कराना तो सिंपल सा काम है, ऐड लिस्ट डॉट ऐड करो और वैल्यू को ऐड करा दो। माना कि मुझे बन एंटर कराना तो बन मेरा इंसर्ट हो जाना है इसके अंदर, यहाँ नहीं भाई, यहाँ। अगर लिखूंगा लिस्ट डॉट ऐड और मुझे माना कि 2 इंसर्ट कराना, मैं 2 यहाँ पे लिख दूंगा, मेरा 2 इंसर्ट हो जाएगा। मैं लिखूंगा लिस्ट डॉट ऐड, मेरे को 3 इंसर्ट कराना, 3 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मेरा 3 इंसर्ट हो जाएगा। एक बार इंसर्ट हो गया, नॉर्मली आप प्रिंट करा सकते हो तो आप लिख दो लिस्ट। तो ये सारी सारी ऐसे वैल्यू से प्रिंट हो जाएंगी। मैं लिखूंगा जावा सी और एरे लिस्ट, ठीक है, एग्जाम्पल, देन अगेन जावा एरे लिस्ट, ठीक है, एग्जाम्पल। अब देखो 1 2 3 यहाँ पे आ गया है। अगर आपको किसी वैल्यू को माना कि आपने ये इंसर्ट तो कर दिया बट आपको अपडेट करना वैल्यू को, तो आप वो भी कर सकते हो, लिस्ट डॉट सेट। और आपको इंडेक्स देना पड़ेगा, किस इंडेक्स पे अपडेट करना चाहता हूँ। माना मैं 0 इंडेक्स पे अपडेट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ कुछ और वैल्यू, मुझे डालना था 4, तो मैं 4 कैसे डालूंगा, मैंने डाल दिया प्रॉपरली, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रॉपर डाल दिया। मैं रन करके दिखाऊंगा आपको, मैं इसको प्रिंट भी तो करना होगा अपडेट करने के बाद, वरना दिखेगा कैसे। अरे यार देखिएगा कैसे। तो मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया है। मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, लूँगा जावा सी, मैं ऐसे कर दिया तो ये देख रहा हूँ अपडेट हो चुका है। तो ऐसे आप अपडेट करोगे। अब माना मेरे को डिलीट करना है तो मैं कैसे करूँगा, लिस्ट डॉट रिमूव। अब यहाँ पे आप डाल दोगे किसको आपको रिमूव करना है, माना कि मुझे उड़ाना है अपना बन इंडेक्स, ठीक है। बन इंडेक्स वैल्यू उड़ानी है तो उसके बाद मुझे प्रिंट कराना होगा यहाँ पे। बन इंडेक्स उड़ने के बाद कैसा लगता है ये, समझ रहे हो। तो ये कुछ मस्त दिखता है ऐसे। तो बन इंडेक्स वैल्यू मेरी कौन सी थी, तो बेसिकली लास्ट टाइम पे, अच्छा बन इंडेक्स तो मेरा 2 था ना, तो 2 उड़ गया मेरा, खत्म। बन इंडेक्स वैल्यू उड़ा दी। तो डिलीट करना आप ऐसे करोगे, सारा कुछ डिलीट करना हो, सारा कुछ डिलीट करना हो तो उसके बाद आपको क्लियर मेथड है, क्लियर सेम है जैसे आपको हैश सेट में था,
टू रिमूव एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग। नेक्स्ट कमिंग टू साइज, अगर आपको साइज चाहिए तो आप साइज ऐसे ले सकते हो, अब लिखोगे साउट, अरे अब क्यों बढ़ गया ये, आप लिखो साउट, और उसके बाद आप लिख दो यहाँ पे लिस्ट डॉट साइज, इससे मिल जाएगा आपको साइज, ठीक है। तो अब अगर साइज तो मिल गया, बट मुझे अगर आइटरेट कराना तो मैं कैसे कराऊंगा, सिंपल जैसे मैंने उस पर करा फॉर ईच लूप मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, लिखूंगा इंट वैल्यू, ठीक है, कॉमा, और लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट है। तो अब ये क्या करेगा, तो फॉर ईच का फायदा समझ आता है, आपका हैश सेट हो गया, आपका एरे लिस्ट हो गया, फिर आपका हैश में वाला सिनेरियो हो गया, उन जगह मेरा फॉर ऑफ लूप बहुत काम आता है। और यहाँ पे मुझे अपनी वैल्यू प्रिंट करानी है, साउट में लिख दूंगा वैल्यू, और इससे मेरा ये प्रिंट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सीन है, तो देखो प्रॉपर्ली मेरी वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो ये आपको याद रखना कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होते हैं, इनमें कौन कौन सी वैल्यू आप कैसे कैसे इंसर्ट कराते हो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ यार ये आपको चीज़ समझ आ गई है। और जैसे डायनेमिक एरे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइज फिक्स नहीं है, यहाँ पे साइज फिक्स नहीं, साइज वेरिएबल है, ठीक है। और जावा का जो एरेज था उसके अंदर साइज फिक्स था। तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप ख्याल रखना, बट प्रैक्टिस करना मत भूलना। इसका कोड आपको गिटअप पे मिल जाएगा, गिटअप से करना और कमेंट करके मुझे बताना अभी तक के लेक्चर्स में मजा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बाय टू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।